वेलकम टू देश रोजाना। मेरा नाम है किरण और मैं आप तक लेकर आता हूं कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसी कहानियां, किस्से जो आज तक सोल्व नहीं हुए हैं या अभी पेंडिंग में हैं। और आप लोगों को ये शो बड़ा पसंद आ रहा है, आप इसकी बड़ी अप्रिशिएशन भी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो कि भारत के इतिहास में आज तक अनसोल्व्ड है। उसका कोई एविडेंस नहीं है अभी तक, और उसके जो कल्प्रिट्स हैं या वो हैं या नहीं है, इस चीज की भी हम कोई बात नहीं कर सकते, कह नहीं सकते उन्हें, बट वो अब बड़े हैं। यह है भारत के सबसे बड़े मर्डर केस की कहानी, आरुषि तलवार हत्याकांड। 15 और 16 मई 2008 वो रात थी, 15 और 16 मई की, इन बिटवीन 15 और 16 मई ये काम हुआ था। आरुषि तलवार जो कि एक छोटी सी बच्ची थी, दोनों माता पिता उनके राजेश तलवार और नूपुर तलवार डेंटिस्ट थे, बड़े डॉक्टर्स थे, नोएडा में रहने वाले थे और नोएडा के बहुत पॉश इलाके में रहते थे। बड़ा नाम था, बहुत सब कुछ था, प्रॉपर्टी, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ था। उनकी एक छोटी सी 13 साल की लड़की आरुषि। और 15 और 16 मई की वो रात इतनी भयानक थी कि उसने सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन इतनी रहस्यमयी भी थी वो रात, जिस रहस्य से आज तक कोई पर्दा उठा नहीं सका है। तो आरुषि तलवार का जो मर्डर हुआ, उसकी कुछ प्रिडिक्शंस अगर देखें तो, अगर मैं कोई पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से वहां पर 3 स्टोरीज हैं जो कि अलग अलग हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि 3 अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई। सबसे पहली है नोएडा पुलिस की। नोएडा पुलिस का कहना है कि 15 और 16 मई की रात के इन बिटवीन, क्योंकि ये 2 रात की कहानी है, रात से और मतलब 15 तारीख की रात से और 16 तारीख की सुबह तक, तो ये उनके दौरान की कहानी है। तो नोएडा पुलिस ने स्टेटमेंट ली और एक स्टेटमेंट दी कि भाई आरुषि जो है वो अपने कमरे में थी और उनका जो नौकर है, हेमराज नाम था उसका, तो राजेश तलवार ने आरुषि के कमरे में हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक हालत में देखा। वो गुस्से से पागल हो गए और दोनों को अंजाम तक पहुंचा दिया, दोनों को मार दिया। ये नोएडा पुलिस की कहानी है और कोई एविडेंस था नहीं, इस वजह से इस कहानी को रफा दफा कर दिया गया और उन दोनों को हिरासत में लेकर उनको जेल में डाल दिया और उन पर केस चलता रहा, मुकदमा चलता रहा। एक अब दूसरी 2 कहानी है, इसके अलावा भी 2 कहानियां और हैं, क्योंकि एक इतने बड़े परिवार, इतने पॉश परिवार का ये केस था, तो मीडिया का, पब्लिक का, सबका प्रेशर था, तो ये केस ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को। अब सीबीआई में 2 ऑफिसर्स को, आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें सिलेक्ट किया गया, एजी कौल और अरुण कुमार। अरुण कुमार ने ऐसे ही न जाने कितने बड़े बड़े केसेस सोल्व किए, अपनी इंटेलिजेंस से और हार्ड वर्क से ये केसेस सोल्व किए, तो वो काफी एक्सपीरियंस थे। अब यहां पर भी 2 लोगों की प्रिडिक्शन है, एक एजी कोहली की और एक अरुण कुमार जी की। तो अब प्रिडिक्शन की बात करता हूं मैं सबसे पहले अरुण कुमार जी की। अरुण कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दी, अपनी प्रिडिक्शन बताई कि उस रात को क्या क्या हुआ होगा। अब इनकी कहानी में 2 नए लोग और जुड़ते हैं, जो कि इनके पड़ोस में, जो राजेश तलवार और नुपुर तलवार के पड़ोस में रहने वाले एक दुर्रानी परिवार के नौकर हैं, कृष्णा और राजकुमार। ये दोनों अक्सर हेमराज के पास आया करते थे, बैठा करते थे, थोड़ा इनका खाना पीना हो जाया करता था, सारी चीजें थी। तो अब इनकी कहानी में 2 लोग और जुड़ गए हैं, राजकुमार और कृष्णा। अब अरुण कुमार जी ने यह प्रेडिक्शन दी कि उस रात कृष्णा और राजकुमार हेमराज के पास आए, ये दोनों तीनों जो है खा पी रहे होंगे और नशे में जो है कृष्णा ने अपना आपा खो दिया और वो आरुषि का रेप करना चाहता था और इन इरादों से वो उसके रूम की तरफ जा रहा था। तभी हेमराज ने उसे रोकने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा हुआ दोनों में, तीनों में काफी झगड़ा हुआ और उस झगड़े के चलते हेमराज को कृष्णा ने मार दिया। अब इसका विरोध करने के लिए आरुषि को भी उसने मार दिया, कृष्णा ने। ये अरुण कुमार जी की स्टोरी थी। अब उसको भी पकड़ा गया, कृष्णा को, राजकुमार को, उनका नार्को टेस्ट हुआ और उन्होंने जो जो बताया सब कुछ ऐसे कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, ये बोला इनका, तो वो जो भी है वो अलग स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक पर्सनल में ओपिनियन ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर ऐसा कुछ था भी कि कृष्णा की और उसकी लड़ाई हुई और ये सब हुआ,
तो भाई राजेश तलवार और नुपुर तलवार उस वक्त पे कहाँ थे? अगर वो घर पर थे तो क्या उनको नहीं सुनाई दी? और अगर वो बाहर गए हुए थे तो फिर बच्चे को ऐसे अकेले छोड़कर जाना, जो भी है, जो भी चीजें, मतलब अरुण कुमार की ये प्रेडिक्शन थी, उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया। अब यहां पर तीसरी कहानी और आती है एजी कौल साहब की। उन्होंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से पेश किया लोगों के सामने, कोर्ट के सामने, सब लोगों के सामने, मीडिया जो भी है, एक अलग तरीके से उन्होंने अपनी एक स्टोरी बताई। ये थोड़ी सी जो है नोएडा पुलिस की कहानी से मिलती जुलती कहानी है। तो वो कहते हैं कि, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट दी, उनका कहना है कि 15 और 16 की जो रात का ये जो सारा केस है, जो किस्सा है, तो कौल साहब का ये कहना था कि आरुषि अपने कमरे में है, हमेशा अपने कमरे में रहती है रात को, और आरुषि का कमरा ऐसा था, वो जब अंदर से अगर उसे लॉक कर दे तो बाहर से उसे कोई नहीं खोल सकता। अगर किसी के पास की नहीं है, चाबी नहीं है, तो उसे बाहर से कोई नहीं खोल सकता। और वो जो दूसरी चाबी है एक और, वो उसके पेरेंट्स के पास रहती है, रहनी भी चाहिए। रात को राजेश तलवार कोई इंपॉर्टेंट अपना काम कर रहे थे, काम करने बैठे हुए थे, और थोड़ा सा स्ट्रेस दूर करने के लिए इंसान जो है थोड़ा सा लगा लेता है। तो अचानक उन्हें कोई आवाज सुनाई दी, राजेश तलवार को अचानक से कोई आवाज सुनाई दी, और वो उठकर चले कि भाई आवाज किस चीज की है, चेक करने के लिए गए। तो उन्हें लगा कि शायद कृष्णा और राजकुमार जो है वो हेमराज के पास आए होंगे, तो वहां जाकर वो चेक करने गए कि भाई जिस भी पर्पज से गए हो, कि भाई थोड़ा शांत रहो, मैं काम कर रहा हूं करके, जो भी पर्पज हो उनका, वो गए उठकर। अब ये करने के बाद दो सिचुएशन आ जाती है, या तो आदमी बहुत ज्यादा, इंसान बहुत अनकॉन्शियस हो जाता है, या थोड़ा सा सचेत हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। तो तलवार साहब उठकर वहां पर गए, हेमराज के कमरे तक गए। वहां जाकर उन्होंने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हेमराज कमरे में अपने में था ही नहीं। तो उन्होंने कहा चलो भाई होगा इधर उधर कहीं, तो वापस जाने लगे। तो जब वो वापस जाने लगे तो वो आवाज उनको दोबारा से सुनाई दी। अब उनको ये लगा कि हेमराज के कमरे में तो कोई है ही नहीं, आवाजें आ कहां से रही है। अब जो एरिया था जहां पर हेमराज का कमरा था, वो इस साइड हेमराज का कमरा था एक साइड, और दूसरी साइड आरुषि का कमरा था। तो उसने कहा मैं बच्चे के कमरे में चेक करता हूँ, क्या पता कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मैं जाके देखता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आरुषि के रूम का कमरा जो है वो हमेशा अंदर से लॉक्ड रहता है, और बाहर से उसे कोई खोल नहीं सकता। लेकिन तलवार साहब जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि रूम का गेट जो है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। अब उन्होंने उस खुले हुए गेट में से देखा तो हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक हालत में देखा। अब इतना देखने के बाद वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने आप देखना था, वो वापस हेमराज के कमरे में गए जहां पर उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक्स रखी हुई थी, हॉकी नहीं, गोल्फ स्टिक्स रखी हुई थी, क्योंकि वो गोल्फ कोर्स क्लब के मेंबर थे, बड़े आदमी थे, गोल्फ खेला करते थे। तो उन्होंने वो गोल्फ की स्टिक उठाई और अंदर गए और जाकर पूरी ताकत लगाकर सीधे एक स्टिक से वार किया हेमराज के सिर पे। अब वो स्टिक लगते ही हेमराज के सिर से खून बहना शुरू हो गया। जो वहां पर बेडशीट थी और कपड़े थे, जो भी था, फर्श पर भी खून फैल गया, और बेडशीट भी खून से लथपथ हो गई, गंदी हो गई, उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। अब एक बार करने के बाद उन्होंने दोबारा उसी एनर्जी के साथ, उसी ताकत के साथ स्टिक को दोबारा घुमाया और इस बार दोबारा वार किया। अब जब इस बार वार किया तो हेमराज हल्का सा साइड हो गया और वो स्टिक सीधी जाकर लगी आरुषि के माथे पर, सिर पर। अब वो एक वार लगते ही आरुषि वहीं पर अनकॉन्शियस हो गई। अब वो हिलडुल नहीं रही थी, कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, उसके सर से भी बहुत खून बहने लग गया। अब ऐसे में गहमा गहमी की आवाजें सुन के नुपुर तलवार भागी आई। उन्होंने आकर देखा तो वो बैठकर रोने लगी कि ये क्या कर दिया आपने, ये वो ऐसी बातें। अब जब राजेश तलवार को होश आया कि उन्होंने ये गर्मा गर्मी में क्या कर दिया, तो देखो मैंने हमेशा आपको कहा है कि ये जो हादसे, ऐसे कहानियां, ऐसे किस्से जो होते हैं, ऐसे हादसे जो होते हैं, हमेशा गुस्से में होते हैं। इंसान प्लानिंग करके कुछ नहीं करता, वो बस सडन हो जाते हैं। ऐसा ही इस केस में भी हुआ। अब जब तलवार साहब को होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया, तो अब उन लोगों की स्टार्ट हुई प्लानिंग। ये एजी कौल साहब की जो स्टेटमेंट है, कहानी है जो, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब इन लोगों ने अपने इस क्राइम को छुपाने के लिए प्लानिंग करना शुरू किया।
अब इन्होंने क्या किया, आरुषि के कपड़े फटाफट उतारे जो भी थे और उसको दूसरे कपड़े पहनाए, बेडशीट को एज इट इज उसके साथ उठाया हेमराज के साथ, और हेमराज को उठा के सीढ़ियों के जरिए वो ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाकर वहां पर, क्योंकि एक कूलर रखा हुआ था पुराना, उन्होंने नया खरीदा होगा तो पुराना ऊपर रख दिया, या जो भी है, मतलब ऑफ सीजन ऑन सीजन कूलर एक ऊपर रखा था, तो उसकी उस डेड बॉडी को उन लोगों ने उस बेडशीट में बांध के ऊपर डाल दिया उस कूलर में। सारी साफ सफाई, जहां जहां खून लगा था सब साफ किया, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की, और उसकी बॉडी को वहां डालने से पहले एक सर्जिकल जो ब्लेड होता है डॉक्टर्स के पास, उस ब्लेड से हेमराज के गले में कट मार दिया, ताकि वो श्योर हो जाए कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। और ऐसा ही उन्होंने आरुषि के साथ भी किया, उसके गले ब्लेड मार दिया, ताकि कल को सबको यही लगे कि भाई ये किसी ने प्लान मर्डर किया है, मतलब किसी और ने, इन लोगों ने, किसी और ने जो है पूरी दोनों को बराबर तरीके से वो किया है। तो उसको वहां कूलर में डाल दिया और आरुषि को कपड़े वपड़े बदल के वहां पर डाल दिया बेड से, अपने बेड के ऊपर। अब रात को तकरीबन 2 बज चुके थे। अब इन लोगों को सबूत मिटाने थे, आरुषि के कपड़े, वो गंदी बेडशीट, और वो ब्लेड, और वो गोल्फ की स्टिक, ये सारी चीजें वो एक उसमें बांधकर रात को 2 बजे घर से बाहर चले गए, और इन चीजों को कहीं फेंक कर जंगल में, कहीं भी, जहां भी, बाद में पता चले कि जंगल में फेंक कर आए थे, वहां काफी ढूंढा डांडी हुई और वहां पर भी ऐसा कुछ मिला नहीं। तो उसके बाद फिर वो वापस आए और अपने सारे प्लानिंग करके बैठी थी। अब इनके जो घर का मेन डोर है ना, वो 2 तरीके से बंद होता है। एक तो ऐसे वो जंगले वाले होते हैं ना, वो सरिये से लगे होते हैं, ऐसे हाथ डाल के, वो ऐसा था कि बाहर से हाथ डाल के आप अंदर से खोल सकते थे, अंदर से हाथ डाल के बाहर से, तो 2 साइड से लॉक लगता था उसका भी। चाबी एक हेमराज के पास होती थी और एक मैडम के पास, नुपुर मैडम के पास। अब ये दोनों वेट करने लगे सुबह 6 बजे का। और 6 बजे का क्यों? 6 बजे इनकी एक नौकरानी भारती, जो सर्वेंट है, मेड है, वो आती है सुबह 6 बजे रोजाना आती है। तो अब इनकी प्लानिंग ये थी 6 बजे वो आएगी और जो है वो गेट नहीं खोल पाएगी, मैं जाके गेट खोलूंगी, और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग इन्होंने सब किया। 6 बजे वो भारती आई, उसने आवाजें लगाई, कोई अंदर से आया नहीं, तो 3-4 बार वेट करने के बाद नुपुर मैडम ऊपर से उतरी। उन्होंने कहा कि क्या हुआ भारती, हेमराज उठा नहीं क्या? तो उन्होंने फिर अपनी चाबी से गेट को खोला, कि कोशिश की खोलने की, नाकामयाब कोशिश। कहा कि मेरे से नहीं खोल रहा, तुम ये चाबी पकड़ो, खुद खोल लो, ताकि कल को कुछ हो तो भारती स्टेटमेंट दे सके कि जो गेट है वो तो बाहर से बंद था, मैडम ने खुला नहीं, खोला भी मैं नहीं था। अब भारती अंदर आई, वो अपने काम धाम में लग गई। तो थोड़ी देर बाद अब इन लोगों का जो है प्लान शुरू हुआ। अब नुपुर तलवार आरुषि के बेडरूम के गेट पर गई और वहां जाकर बैठकर रोने लग गई। वो रोने लगी तो राजेश तलवार भी उनकी तरफ गई कि क्या हुआ। वहां जाकर उन्होंने देखा तो वो भी बैठकर रोने लग गए, हाय ये क्या हो गया, फलाना ढिमकाना। अब जब मेड वहां पर गई, अभी तक ये सब कुछ शांत था, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब मेड वहां पर गई, मेड ने जाकर देखा भारती ने, तो वो चिल्लाने लगी चारों तरफ, सबको, आस पड़ोस में सबको पता चल गया कि अब तो भाई ये हो गया है, अब ये कमरे से बाहर आ गई ये बात। अब पुलिस को बुलाया गया आधे घंटे के बाद, पुलिस को कॉल की गई आधे घंटे के बाद। राजेश तलवार ने पहले अपने सारे रिलेटिव्स को फोन किया, ऐसा हो गया हमारे साथ, तो ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना करके। आधे घंटे बाद नोएडा पुलिस आती है और जो नुपुर तलवार के मुंह से पहला वर्ड निकलता है, जब भारती, सिर्फ भारती वहां पर होती, वो निकलता है, ये देखो हेमराज ने क्या किया। मैं अपनी प्रेडिक्शन यहां पर बताता हूं कि आप कैसे कह सकते हैं एकदम से कि ये हेमराज ने किया है ना? तो ये अगर कोई प्रेजेंट माइंड वाला होगा ना, जो बहुत तेज होगा, खैर होंगे बहुत से वहां उस वक्त में खिलाड़ी लोग, लेकिन फिर भी उनकी इस स्टेटमेंट को जो है वो कर दिया गया कि हेमराज ने क्या किया। अब हेमराज रहने वाला नेपाल का, रूम में हेमराज है नहीं, किसी को मिला नहीं, तो नोएडा पुलिस अब निकल जाती है नेपाल की तरफ हेमराज को ढूंढने के लिए। और तब तक इनका लोगों का भी नार्कोटिक टेस्ट जो है वो हो जाता है, कृष्णा और राजकुमार का। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें सेटल होती है, इधर उधर भी जांच होती है, तो वो ऊपर का जो गेट था, जब ऊपर छत पर उसको लेके गए हेमराज को, तो वो उस गेट को भी ऐसे लॉक कर दिया कि ऐसे लगे वो काफी टाइम से खुला नहीं है। तो ऊपर गए धीरे धीरे, अब इन्वेस्टिगेशन तो पूरे तरीके से होती है भाई। तो वो लोग ऊपर पहुंचे, सीबीआई वाले भी पहुंचे, तो वहां पर ऊपर जाकर देखा कि वहां पर तो हेमराज की डेड बॉडी पड़ी है।
अब केस फिर से घूम गया। अब इस मामले में सस्पेक्ट आ गए ये दोनों लोग, राजेश तलवार और नुपुर तलवार। हेमराज को ले जाया गया, उसका पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तो पता लगा कि भाई इसको तो मारा गया करके। अब राजेश तलवार और नुपुर तलवार शक के घेरे में नहीं बल्कि इनको पूरा प्रॉपर पकड़ लिया गया और मुकदमा वगैरह किया गया। इनसे पूछताछ चलती रही कोर्ट्स में वगैरह में कि भाई आप बताओ ऐसा आपने क्यों किया। वो कहते हमें क्या पता जी, हमने कुछ भी नहीं किया, हमारी तो बच्ची चली गई है। वो इस टाइप की चीजें होती रही वहां पर। और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, नई नई चीजें सामने आती गई, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। और जब जहां पर हेमराज की डेड बॉडी थी वहां पर जो कूलर रखा हुआ था वो दीवार के पास रखा हुआ था। अब दीवार के पास खून से लथपथ एक ऐसा पंजा बना हुआ था दीवार के ऊपर। अब वो हेमराज का मिलवाया तो वो तो मिला नहीं। जब राजेश तलवार का मिलवाया तो मैच हो गया। फिर नुपुर तलवार का मिलवाया वो भी मैच हो गया। फिर राजेश तलवार के भाई का मिलवाया वो भी मैच हो गया। तो ये भी कोई बात बनी नहीं, इससे ऐसा क्लू मिला नहीं, तो इसको भी साइड कर दिया गया। अब यहाँ पर कुछ एक मेरे पर्सनल ओपिनियंस भी हैं कि जो कि इस केस में हो सकते हैं। तो वैसे मैं आपको फाइनल बताऊं तो सबूतों के अभाव में उन दोनों को छोड़ दिया गया। अब वो दोनों फ्री हैं, राजेश तलवार और नुपुर तलवार अब फ्री। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं जो मैंने एनालाइज किए कि देखो भाई, सीबीआई ने स्टेटमेंट दी थी कि राजेश तलवार जो रात को 2 बजे अपने सबूत लेकर बाहर गया मिटाने के लिए, फलाना ढिमकाना टाइप की चीज है। लेकिन यहाँ पर ये चीज कुछ समझ नहीं आई क्योंकि रात को ना तो किसी ने उनको बाहर जाते देखा न उनके फ्लैट से, और ना किसी को फ्लैट में अंदर आते देखा। तो ये पॉसिबल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गेट पर गार्ड बैठा रहता है और गार्ड ने ना तो किसी को अंदर आते देखा ना किसी को बाहर जाते देखा इतनी रात को। अब यहाँ पर भी 2 चीजें आती हैं। या तो गार्ड अपनी जो नौकरी है वो पूरी ईमानदारी से कर रहा है कि भाई उसने सच में किसी को ना तो आते देखा ना जाते देखा। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि या तो अपनी बीड़ी फूकने या बाथरूम वगैरह के लिए इधर उधर चला गया हो, उसने उनके पीछे से वो लोग आए गए हों, उसको ना पता चला हो, या फिर उन लोगों ने उसको भी खरीद लिया हो कि भाई ये पकड़ पैसे और जो तेरे से कोई कुछ कहे तो कहीं भाई मेरे आगे तो कोई ना तो आया है ना कोई गया है। ये भी एक मोड़ हो सकता है इस कहानी का। एक वो पंजे वाली मैंने आपको बताई थी, एक वो जो पंजा मिला था उसको सबसे मैच कराया, काफी लोगों का मैच हो गया तो उससे भी बात नहीं बनी। फिर आरुषि के कैरेक्टर पर सवाल किए गए उन लोगों से कि उसका लड़की का कैरेक्टर कैसा था, आपकी बच्ची का कहीं कैरेक्टर तो खराब नहीं था वगैरह करके। वहां पर भी पुलिस के हाथ सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा, वहां से भी उनको खाली हाथ ही रहना पड़ा। अगर ये दोनों गुनहगार हैं और अपने गुनाह को छुपा रहे हैं तो इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है क्योंकि इतने सालों से नुपुर तलवार बिल्कुल नहीं टूटी और जो स्टेटमेंट उन्होंने पहले दी थी वह स्टेटमेंट वो आज भी दे रही है और दोनों की स्टेटमेंट मेल खाती है। राजेश तलवार और नुपुर तलवार की दोनों की स्टेटमेंट आज तक सेम है, मेल खाती है, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं, एज इट इज जैसी पहले थी वैसे ही अब है। और लास्ट में अगर ये दोनों दोषी भी हैं तो इस दुनिया में इन दोनों से बड़ा एक्टर कोई नहीं है। परफेक्ट एक्टर ये लोग हैं क्योंकि इन्होंने पूरा ये सब कुछ प्लान किया, हेमराज को भी छत पर लेकर गए, ना किसी को कानो कान खबर होने दी, अपने काम को अंजाम दिया और बाइज्जत बरी भी हैं। तो ये है 2008 की वो दिल दहला देने वाली दास्तान जिसने सभी को सकमे में डाल दिया और आज तक ये अनसोल्ड है। इसका कोई एविडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिर्फ ये है अब राजेश तलवार है और नुपुर तलवार है। सिर्फ ये 2 लोग हैं जो कि अब बाहर घूम रहे हैं, अपनी एक जिंदगी जी रहे हैं। तो ये सब बताकर आप लोगों से शेयर करने का मेरा मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि आप लोग अवेयर हो सके चीजों से। और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा भगवान ना चाहे ऐसा हो तो आप उन चीजों से पहले ही अवेयर हो सके। बाकी आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड डेली इसी दिन आप लोगों के एक वीडियोस हर हफ्ते मिला करेगी और आने वाले टाइम में और भी ऐसी कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, बहुत सी लेकर आऊंगा। उस पर मैं बड़ा हार्डवर्क भी कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें देश रोजाना को, और देश रोजाना रेडियो रोजाना की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। आप सतर्क रहें, यही मेरा मकसद है।